एपिसोड 86 से 90 तक। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि कैसे अमायरा अपने भाई को बताती है कि उसने पिछले कुछ दिनों हैकिंग का काम करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है। यह सुनकर उसका भाई रवि आश्चर्य से उसे देखने लगता है और फिर अमायरा उसे बताती है कि वह एक टॉप लेवल की हैकर है। तो यह जानकर रवि के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। अब आगे रवि अपनी बहन से कहता है कि सिस्टर, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है। वैसे मुझे भी तुम यह काम सिखा दो जिससे मैं जल्दी से ढेर सारे पैसे कमा सकूं। उसकी बातों को सुनकर अमायरा अपने सर पर हाथ रख लेती है और बोलती है, भाई, यह कोई आसान काम नहीं है जिसे बस आप यूं ही सीख लेंगे। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिलहाल यह आपके लायक काम नहीं है, इसलिए आप अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढिए। इतना कहकर वह उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। उसका भाई समझ जाता है कि उसकी बहन के कहने का क्या मतलब है, तो वह मुंह बनाते हुए कहता है कि मैं जान रहा हूँ तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो। तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं सब कुछ सीख सकता हूँ। वहीं उसकी बातों को सुनकर अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे भाई, मैंने आपको कब बेवकूफ़ समझा। आप तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फ़िलहाल मैं आपको बस इसलिए कह रही थी क्योंकि जो काम मुझे आता है उसकी भला आपको क्या ज़रूरत है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपका काम आसानी से कर दूंगी। तो इसलिए अपना टैलेंट यहाँ बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। आप अपना टैलेंट किसी और चीज़ में लगाइए। उसकी बातों को सुनकर रवि सोचने लगता है कि हाँ, उसकी बहन सच ही कह रही है। वहीं रवि को इस तरह सोचता देखकर अमायरा को अंदर अंदर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि वह अपने भाई को टीस कर रही थी जो उसका भाई समझ नहीं पा रहा था। आखिर में आज अमायरा को एहसास हो रहा था कि भाई बहन को किस तरह से परेशान कर सकते हैं और कितना मज़ा आता है यह सब करने में। पिछली ज़िंदगी में उसके पास ऐसा रिश्ता नहीं था, लेकिन अब उसके पास बहुत प्यारा सा भाई है जो हमेशा उसकी बातों को महत्व देता है। उधर दूसरी तरफ सोनिया उस कार्ड को लेकर मैनेजर के पास जाती है। जैसे ही मैनेजर देखता है कि वह एक ब्लैक कार्ड है, तो वह भी आश्चर्य से सोनिया की ओर देखने लगता है और कहता है, क्या यह कार्ड उस लड़की ने तुम्हें दिया है। तो वह बोलती है कि हाँ सर, यह कार्ड उन्हीं मैम का है और उन्होंने यह ब्रेसलेट पसंद किया है। तभी मैनेजर देखता है कि उसके हाथ में पिंक डायमंड ब्रेसलेट है जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। यह देखकर तो अब उसे और ज़्यादा आश्चर्य होता है। पहले तो उसने यह सोचा था कि यह लड़की कुछ नहीं लेगी, लेकिन यह उसकी सोच के बिल्कुल अलग था। तभी उसकी नज़र अपने सामने खड़े उस युवा शख्स पर पड़ती है जो बस एकटक उन्हीं लोगों की तरफ देख रहा था। तब मैनेजर को लगता है कि शायद उनके बॉस ने पहले ही उसे पहचान लिया होगा। आखिर में उनके बॉस ऐसे ही कोई इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बन गए हैं। वह लोगों को देखकर ही पहचान सकते हैं। वह कितना बड़ा बेवकूफ़ था, आज अपने हाथों से कितना बड़ा ऑफर ठुकराने वाला था। लेकिन अच्छा हुआ जो उसके बॉस ने उसे रोक दिया। यह सोचकर उसका तो मन कर रहा था कि वह खुद को कहीं छुपा ले। वहीं उसके बॉस की नज़रें बराबर उस पर बनी हुई थी। वह उसके हाथों में पकड़े हुए पिंक डायमंड और ब्लैक कार्ड को देख रहा था। यानी उसका शक बिल्कुल सही था। सामने खड़ी वह लड़की कोई आम लड़की नहीं हो सकती है। किसी के पास ब्लैक कार्ड होना बहुत बड़ी बात थी और वह पिंक डायमंड
वाले उस ब्रेसलेट को ऐसे ले रही थी मानो कि वह मामूली कोई लाख रुपए का ब्रेसलेट हो। यह सब सोचकर उसकी भौहें सिकुड़ जाती है और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आकर चली जाती है, जिसे शायद देखकर भी समझा नहीं जा सकता था। फिर वह मैनेजर बोलता है कि रुको, पहले इस कार्ड को टेस्ट तो कर लें कि वाकई में इसमें बैलेंस है या फिर यह दिखावे के लिए है। इतना कहकर वह कार्ड को तुरंत ही मशीन पे स्वाइप करता है और जैसे ही मशीन में कार्ड लगता है तो तुरंत उसके कोड चलने लगते हैं और फिर थोड़ी देर में ट्रांजैक्शन होने लगता है। यह देखकर तो अब उन लोगों को भरोसा नहीं होता कि वाकई में इस कार्ड में पैसे थे। शायद उनकी सोच से भी ज़्यादा पैसे हों। फिर मैनेजर सोनिया को कहता है कि लो ले जाओ और बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें यह दे दो। फिर कहता है कि रुको, हम भी चलते हैं। इतना कहकर वह उस युवा शख्स की ओर देखने लगता है कि उनकी क्या राय है। तभी वह आदमी बोलता है कि ठीक है चलो। उसकी बातों को सुनकर अब वह तीनों लोग उस ओर जाने लगते हैं जहां अमायरा और रवि खड़े हुए थे। वह लोग अपनी बातों में लगे हुए थे। तभी वहां उन तीनों की एंट्री होती है। सोनिया बड़े ही सम्मान के साथ अमायरा के पास जाकर उसे उसका सामान देती है और बोलती है, मैम ये आपकी पैकिंग हो गई है और हमारे लायक कोई सेवा हो तो आप बताइए। उसकी बातों को सुनकर अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है कि नहीं, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगी। उसकी बातों को सुनकर वह सेल्स गर्ल मुस्कुराने लगती है। तभी मैनेजर अमायरा के सामने आते हुए बोलता है, मैम मैं इस ब्रांड का मैनेजर हूँ। जब मैंने सुना कि आप पिंक डायमंड ले रही हैं तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए यहाँ चला आया। उसकी बातों को सुनकर अमायरा मुस्कुराते हुए कहती है, जी थैंक यू, पर क्या यह वाकई में इतना बड़ा है जिसके लिए आपको मुझे कांग्रेचुलेट करने के लिए यहाँ आना पड़ा। तो मैनेजर मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मैम, इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और यह काफ़ी महंगा है। इसे हमने अभी अभी मंगवाया है, जिस वजह से मैं भी देखना चाहता था कि इसे किसने ख़रीदा है। तो अमायरा बोलती है कि ठीक है, अब आपने देख लिया तो क्या अब हम जा सकते हैं। तो उसकी बातों को सुनकर मैनेजर को थोड़ा सा अजीब लगता है। वह चुपचाप अपना चेहरा नीचे कर एक साइड खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैम, आप जा सकती हैं। तभी अमायरा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त एक पल के लिए उसकी नज़रें सामने खड़े उस व्यक्ति पर जाती है जिसने अपने चेहरे पर इस वक्त मास्क लगा रखा था, पर उसकी आंखें क्लियर दिख रही थी। वह उसे देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि उसकी आंखें लगातार उसे ही घूर रही थी। वहीं अमायरा, जिसने अभी अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगा रखा था, जिस वजह से उसका खूबसूरत सा चेहरा देखकर सामने खड़ा हुआ युवा शख्स उस पर से अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। उसे तो एक पल के लिए ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया हो। वहीं अमायरा अब धीरे धीरे कर वहाँ से निकल जाती है। अमायरा का भाई भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसके बाद
उनके जाने के बाद वह व्यक्ति मैनेजर से बोलता है कि तुम बात करने में लगता है बहुत ही घटिया हो, तुम्हें थोड़ा अपने सेंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए, वरना तुम बहुत जगह हंसी के पात्र बन जाओगे। उसकी बातों को सुनकर उस मैनेजर को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। वह लड़खड़ाते हुए बस अपने बॉस को देख सकता था, उसके करने की कुछ भी हिम्मत नहीं थी। वहीं उस मैनेजर को कुछ दो बातें सुनाकर उसका वह युवा बॉस दूसरी साइड चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह जाता है ऐसे ही वह मैनेजर भी शांति से अपने केबिन के ओर चला जाता है। वहीं अमायरा पिंक डायमंड का ब्रेसलेट लेकर अब वहां से निकलकर बाहर जाने लगती है। उसके साथ साथ उसका भाई रवि भी जा रहा था। तभी अचानक से रवि को कॉल आता है, तो वह अपना फ़ोन निकाल कर देखता है तो यह कॉल उसके दोस्तों का था। वह लोग उसे बोलते हैं, यार जल्दी से चला आ, यहाँ अजीत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसकी बातों को सुनकर उसे समझ नहीं आता कि अभी तो वह बिल्कुल सही था, उसने कुछ देर पहले ही तो बात की है, फिर ऐसा क्या हो गया। फिर उसके दोस्त ऐसे उसे अचानक से कैसे कह सकते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। वह उनसे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ, मेरी तो अभी कुछ देर पहले ही अजीत से बात हुई थी, तो उसे अब क्या हो गया। उसकी बातों को सुनकर दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आती है कि मुझे खुद नहीं पता, मैं तो अभी हॉस्पिटल आया हूँ, इसलिए तू जितनी जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल आ जा। उसकी बातों को सुनकर रवि भी थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे अपने दोस्त की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, इसलिए वह कहता है ठीक है तू परेशान ना हो, मैं बस तुरंत आता हूँ, तब तक तू वहाँ सब कुछ संभाल ले। उसकी बातों को सुनकर दूसरी ओर से आवाज़ आती है, ठीक है तू जल्दी आ, मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ संभालने की। उसकी बातों को सुनने के बाद रवि अपना फ़ोन कट कर देता है और वह अपनी बहन के पास जाकर बोलता है, सिस्टर मेरे दोस्त की अचानक से सिचुएशन कुछ ख़राब हो गई है, इसलिए मुझे जाना होगा। मुझे अभी यह नहीं पता है कि उसे क्या हुआ, लेकिन एक बार जाकर देखना पड़ेगा। वहीं उसकी बातों को सुनकर अमायरा बोलती है, डोंट वरी भाई, आप जा सकते हैं, मैं चली जाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर रवि परेशान होते हुए बोलता है, पर प्रिंसेस तुम्हारे पास इतना महंगा डायमंड का ब्रेसलेट है, तुम किसी भी खतरे में पड़ सकती हो, इसलिए बहुत ही ज़्यादा चतुर और सतर्क होकर जाना। तो वह बोलती है कि भाई आप टेंशन ना लो, मैं सतर्क रहूँगी। रवि अपने फ़ोन पे बात कर लेने के बाद अमायरा की ओर देखता है और कहता है कि सिस्टर मुझे बहुत ही ज़रूरी काम आ गया है, अचानक से मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं, इसलिए अभी मुझे जाना पड़ेगा, क्या तुम अकेले घर जा सकती हो। तभी अमायरा बोलती है, डोंट वरी भाई आप जाइए, क्योंकि मुझे अभी कहीं और जाना है, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगी, अभी मुझे घर नहीं जाना है, वैसे भी अभी मेरे पास कुछ काम है, इसलिए आप निश्चिंत होकर चले जाइए। वहीं जब उसका भाई सुनता है कि अभी अमायरा घर जाने वाली नहीं है तो उसे थोड़ी टेंशन होने लगती है, तो वह पूछता है
कि सिस्टर तुम कहाँ जाने वाली हो? तो वह बोलती है कि बस कुछ काम है, आप जाइए, मेरी टेंशन बिल्कुल मत कीजिए, मैं अपना काम कर लूँगी, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। उसकी बातों को सुनकर वह थोड़ा रिलैक्स तो फील करता है, लेकिन फिर भी उसे अमायरा की टेंशन थी। लेकिन उसके दोस्त उसे इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में बुला रहे थे, इसलिए उसे जाना ही पड़ेगा। यह सोचकर वह भारी मन से बोलता है कि ओके ठीक है सिस्टर, तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना और अपना काम पूरा करने के बाद मुझे फ़ोन ज़रूर करना। अगर मैं फ्री हो चुका रहूँगा तो मैं तुम्हें रिसीव कर लूँगा। उसकी बातों को सुनकर अमायरा बोलती है कि ओके भाई, आप जा सकते हैं। रवि उसकी बात सुनकर ओके बोलकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूर खड़ा वह शख्स यह सब कुछ देख रहा था। अब अमायरा उस छोटे से बॉक्स को, जो अभी उसके हाथों में मौजूद था, उसे अपने छोटे बैग में रखती है और फिर वहाँ से निकलकर बाहर जाने लगती है। वहीं उस शख्स की नज़रें अभी भी अमायरा पर गड़ी हुई थी। उसने पहली बार कभी किसी लड़की को इतनी देर तक देखा होगा। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि यह इंडिया का टॉप बिजनेस टाइकून श्रेयांश रायजादा था। यह अभी अभी इंडिया लौटा था और अपने सेक्रेटरी या कहो बेस्ट फ्रेंड अपने दोस्त के साथ यहाँ आया हुआ था। उसे नहीं पता था कि यहाँ आने पर उसकी मुलाकात ऐसी लड़की के साथ हो जाएगा जिसे वह देखते ही अपना दिल हार बैठेगा। श्रेयांश एक बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून था। यह पूरी इंडिया पर राज करता था। यह बिजनेस की दुनिया पे नंबर 1 में आता था। इसकी उम्र लगभग 25 साल की होगी, लेकिन इतने ही कम उम्र में इतने अपने दम पर कई ऐसी कंपनियां खड़ी कर दी थी जिससे टक्कर लेने की हिम्मत आज तक कभी किसी में नहीं हुई। इसकी और भी आइडेंटिटी थी। यह बिजनेस टाइकून के साथ साथ एक माफिया भी था जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में राज करता था और इससे पूरी इसने पूरी एशिया पर अपना सत्ता जमा रखा था। यह अभी तक विदेश में रहकर अपने बिजनेस को संभालता था, पर अचानक से एक दिन इसके दादाजी का फ़ोन इसके पास जाता है और वह अपनी तबीयत ख़राब होने की बात करते हैं और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, वरना वह इंडिया शायद अभी ना आता। उसे लड़कियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। यह क्यों ऐसा था यह आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। इसको इसके दादा और दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। इसकी माँ ने इसे बचपन में ही छोड़ दिया था। यह शायद इसके लिए एक बहुत बुरा सपना है, जिस वजह से यह लड़कियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। इसे लगता है सारी लड़कियां उसकी माँ की तरह ही पैसों के पीछे भागने वाली होती हैं, जिस वजह से यह लड़कियों के नाम से इतना ज़्यादा चिढ़ता है कि उन्हें अपने आसपास तक भटकने नहीं देना चाहता है। और अगर भूल से भी कोई लड़की इसके आसपास भटकती है तो वह उसे दुनिया से ऐसे गायब करा देता है जैसे मानो दुनिया में उसका कभी कोई नामो निशान ही नहीं था। वहीं उसका दोस्त जो कि उसका सेक्रेटरी है यश ठाकुर, यह भी बिल्कुल अपने दोस्त की तरह ही है। इसे भी लड़कियों से नफरत है और यह भी बिल्कुल अपने दोस्त की तरह लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देता है। श्रेयांश अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया आया था और उसके दादा ने ही उसे फोर्स करके यहाँ भेजा था, लेकिन उसे यहाँ आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था।
पर अपने दादा की जिद की वजह से उसे यहाँ आना पड़ा। जैसे ही वह यहाँ आया, उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी। पहली ही बार देखकर उसका दिल ज़ोरों से धड़क उठा। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन उसकी नज़रें ऐसी थी कि बार बार उसी लड़की पर जाकर टिक जाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ हो क्या रहा है। जहाँ लड़कियों के नाम से ही उसे घिन और नफरत होती थी, वहीं आज इस लड़की को देखकर पता नहीं क्यों उसे इस पर प्यार आ रहा था और बार बार उसका दिल उसे देखने को कर रहा था। उसकी मासूमियत, उसकी नीली आंखें और उसके फड़फड़ाते हुए होंठ, जिसे देखकर पता नहीं क्यों उसे अजीब सी बेचैनी अपने दिल में हो रही थी। वह बार बार बस उसी लड़की को देख रहा था और उसने अब तक जितनी भी कांड हुए उसको सभी चीज़ों को ध्यान से देखा था। उसने जिस तरह से शांति के साथ यहाँ पर मामला हैंडल किया, यह देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही उसकी ईगो पर बात आई, वह कितनी ज़्यादा वायलेंट हो गई थी। उसे देखकर एक पल के लिए उसे लगा कि वह बिल्कुल उसी की तरह है। वहीं अमायरा वहाँ से निकलकर ब्लैक बाजार जाना चाहती थी, जिस वजह से वह तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। वहीं उसे जाता हुआ देखकर अब श्रेयांश का भी मन वहाँ रुकने का नहीं था, इसलिए वह वहाँ से तुरंत ही उसके पीछे पीछे निकल जाता है। अमायरा ने अपनी गाड़ी को अपने भाई को दे दिया था, क्योंकि उसे बहुत जल्दी थी। इस वजह से अमायरा अब पैदल पैदल ही वहाँ से निकलकर बाहर जा रही थी। उसे बस थोड़ी दूर जाना था कि वह आगे से गाड़ी ले सकती थी, इसलिए वह वहाँ से निकलकर जा रही थी। वैसे तो देखा जाए तो वह एरिया रईसों का था, वहाँ पे ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं हो सकती थी। वह गली काफ़ी ज़्यादा शांत थी। वह आगे जा ही रही थी कि अचानक से 5 से 6 लोग उसके सामने आ जाते हैं और उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। अमायरा उन्हें देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है और उसे समझ में नहीं आता कि ऐसे एरिया में जहां चारों तरफ कैमरा और पुलिस का खतरा है, वहां इस तरह के राह चलते गुंडे तो नहीं घूम रहे होंगे, तो फिर यह लोग कौन हो सकते हैं। तभी अचानक से उसका दिमाग चलता है और उसके होठों पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह गुंडे किसके थे। और जी हाँ, जो उसने समझा था वह बिल्कुल सही था। यह गुंडे मोहिनी जी के थे, क्योंकि जैसे ही रीमा वहाँ से गई थी, वैसे ही उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था और मोहिनी जी तुरंत ही भागकर हॉस्पिटल पहुँच गई थी। उन्हें अपनी बेटी की हालत देखकर अमायरा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में बहुत ही बुरी तरह से काँप रही थी। उसने ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि उस घटिया लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। उस 2 टके की लड़की को मैंने उसकी औकात नहीं दिखाई तो मेरा नाम भी मोहिनी नहीं। अभी तक जहाँ गटर में मैंने उसे फेंकवा दिया था, क्या वहाँ रहकर उसका मन नहीं भरा जो वह मुझसे उलझने के लिए दोबारा यहाँ चली आई। मैंने उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी थी। फिर भी देखो तो इस लड़की का एटीट्यूड जो जाने का नाम नहीं ले रहा है। सच में मैंने उस दिन उसे छोड़कर गलती कर दी थी। मुझे उस दिन उसे जान से मार देना चाहिए था। यह सोचकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा नहीं था कि अमायरा उसकी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर देगी। वह गुस्से से बौखलाई हुई थी। वह बिल्कुल किसी पागल
की तरह लग रही थी। वह गुस्से से ही चिल्लाते हुए बोलती है कि उस घटिया लड़की को जब तक मैं अपने हाथों से नहीं मार लूँगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इतना कहकर वह अपना फ़ोन निकालकर कुछ गुंडों को उसके पीछे लगा देती है। उसकी लोकेशन पहले ही रीमा ने अपनी माँ को बता दिया था, इस वजह से उसे ढूंढने के लिए टाइम लगने वाला नहीं था। उसने तुरंत ही कुछ गुंडों को वहाँ उसे अच्छा सबक सिखाने के लिए भेज दिया था। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर ज़्यादा परेशान करे तो वह उस लड़की के हाथ पैर तोड़ डाले। वह चाहती थी कि जैसे उसकी बेटी के हाथों को उसने तोड़ा बिल्कुल उसी तरह उसके भी हाथ को तोड़ दिया जाए। पर उसे नहीं पता था कि उसके सामने अब पहली वाली अमायरा नहीं खड़ी है, यह आसी थी जिसे दुनिया अपने बस में करना आता था। वह अंडरवर्ल्ड की माफिया डॉन थी। उसने तो ऐसे राह चलते गुंडों को पता नहीं कितनी बार नर्क के दर्शन कराए थे, तो यह फिर क्या थे। वहीं वह हट्टे कट्टे गुंडे जो देखने से ही बॉडी बिल्डर लग रहे थे, वह हंसते हुए अमायरा की ओर बढ़ रहे थे और कह रहे थे, जाने मन तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। हमें नहीं लगा था कि आज हमें इतना बढ़िया शिकार करने को मिलेगा। उसकी बातों को सुनकर अमायरा की आंखें छोटी हो जाती है और वह उसे घूर कर देखने लगती है। उसकी नज़रों में इतनी ठंडक थी कि एक पल के लिए सामने खड़े वह लोग भी थोड़ा सा सकपका जाते हैं। वह बड़े बड़े क्रिमिनल थे जो हमेशा मोहिनी जी के कहने पर क्राइम किया करते थे और उसके अच्छे पैसे मोहिनी जी उन्हें दिया करती थी। उन्हीं के दम पर पता नहीं उन्होंने कितने क्राइम करवाए थे, लेकिन शायद यह अंतिम बार था, क्योंकि इसके बाद यह इस दुनिया में दिखने वाले नहीं थे। वही उसे देखते हुए एक दूसरा गुंडा भी भद्दा मजाक करते हुए बोलता है, वैसे क्या बात है, यह चिकनी चमेली तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसका बदन तो बिल्कुल किसी तरासा हुआ हीरे के समान है। वाह क्या बात है, जब यह मेरे बिस्तर के नीचे होगी वाकई में मुझे बहुत मज़ा आएगा। यह कहते हुए वह अपने पूरे शरीर पर अपने हाथों को बहुत ही बेशर्मी के साथ चलाने लगता है। उसे देखकर तो अमायरा को घिन आ रही थी। तभी वह लोग धीरे धीरे कर अब अमायरा के और भी नज़दीक आने लगते हैं। वहीं उसके पीछे आता हुआ श्रेयांश की नज़र भी उन सब पर पड़ जाती है। वैसे तो श्रेयांश चाहता तो अपनी गाड़ी से आ सकता था, लेकिन जब उसने देखा कि अमायरा पैदल ही जा रही है तो उसने उसका पीछा करना चाहा और वह भी चुपचाप उसके पीछे पीछे दूरी बनाकर आने लगा था। लेकिन जैसे ही उसने सामने खड़े उन लोगों को देखा तो गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं। वह दांत भींचकर अपने मन में ही बोला कि यह घटिया लोगों की हिम्मत कैसे हुई उस लड़की के पास भी जाने की। वह अभी कुछ करता कि तभी वह अपने सामने का नज़ारा देखकर आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि सामने अमायरा ने एक आदमी को उठाकर बहुत बुरी तरह से पटक दिया था। वह इतने ऊंचाई में उड़ते हुए नीचे जाकर गिरा कि उसके रीढ़ की हड्डी तुरंत टूट गई और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। अमायरा ने उसे पूरी फोर्स के साथ लात मारी थी, क्योंकि वह उसकी ओर उसे छूने के लिए आगे बढ़ रहा था और कभी कोई अमायरा को छू पाए इतनी हिम्मत किसी के अंदर कहाँ थी। अमायरा ने बस बिना ही सोचे समझे एक पल में ही उसे ज़मीन पर ला के पटक दिया था। यह देखकर वहाँ खड़े सारे
गुंडे आश्चर्य से उस दुबली पतली लड़की को देखने लगते हैं। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है कि देखने में इतनी दुबली पतली लड़की इतने फोर्स से भी मार सकती है। वहीं श्रेयांश तो यह सब देखकर आश्चर्य में था। उसे नहीं लगा था कि अमायरा के पास इतनी ज़्यादा ताकत भी होगी। उसने अंदर देखा था कि उसने किस तरह फुर्ती से रीमा को सबक सिखाया था, लेकिन वह सिर्फ लड़कियां थीं और लड़कियों के बीच तो ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं और वह बहुत ही नाजुक होती हैं, जिस वजह से उसने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि उसने कितनी फोर्स का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि लड़कियां वैसे भी छुई मुई सी होती हैं। उसे हल्के से भी मारा जाए तो भी वह ज़मीन पर तो जा गिरेंगी, लेकिन यहाँ उसके सामने 6 फीट का लंबा चौड़ा इंसान था, जो कि देखने में बिल्कुल बॉडी बिल्डर था। तो फिर उसने इसे इतनी ऊपर उछालने में कितनी ताकत का इस्तेमाल किया होगा। वह तो अभी अपने असिस्टेंट के पास कॉल करके इन लोगों को सबक सिखाने के लिए कहने वाला था, लेकिन सामने का नज़ारा उसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इसलिए वह एक साइड खड़ा होकर अपने हाथों को बांधकर अब यह नज़ारा एंजॉय करने लगता है। वहीं वह गुंडे अमायरा को देखकर दांत पीसते हुए चिल्लाते हैं, घटिया लड़की, तू ऐसे कैसे मार सकती है? तुझे क्या लगता है कि हम कोई गली के गुंडे हैं? कोई सड़क छाप गुंडे दिखाई देते हैं? रुक, तुझे हम अभी अच्छा सबक सिखाते हैं। यह कहकर वह लोग उसके पास जाने लगे। तभी अमायरा की एक बहुत ही डरावनी आवाज़ वहाँ के वातावरण में गूंज जाती है। वह बहुत ही डेंजरस आवाज़ के साथ बोलती है, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया और तुमने अभी अपने सामने का नज़ारा नहीं देखा? अगर ऐसी बात है तो आओ, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए एक एक करके मत आओ, सारे के सारे एक साथ आओ। तुम जैसे घटिया लोगों से निपटने के लिए मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। उसकी बात को सुनकर वहाँ खड़े अब वह 5 लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। क्या इस लड़की को उनसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है? उसे देखकर तो बड़े से बड़े लोग अपने पैंट में पेशाब कर देते हैं। वह लोग एक वांटेड क्रिमिनल थे। उन्हें देखकर तो किसी को भी पसीना आ जाए, पर यह छोटी सी लड़की उनसे बिल्कुल नहीं डर रही थी। यह देखकर उन्हें अपने ईगो पर लगती है और वह गुस्से में उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही एक आदमी बढ़कर उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था, इससे पहले कि वह अपना हाथ भी ऊपर उठा पाता, अमायरा बड़ी ही फुर्ती के साथ उस पर अटैक करती है और एक ही पल में उसके गले की हड्डी टूट जाती है, क्योंकि अमायरा ने पूरी फोर्स के साथ उसके गले पे एक जोरदार घूंचा मारा था, जिससे पड़ते ही उसका गला एक और लटक जाता है। उसके मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल पाती है। वहीं अपने साथी की हालत देखकर अब उन चारों के अंदर खौफ बैठ जाता है, लेकिन वह अपने इन 2 साथियों के बदला लिए ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं थे, इसलिए वह भी अब पूरी फोर्स के साथ अमायरा पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन वह उस पर अटैक कर पाते हैं। अमायरा बहुत ही फुर्ती के साथ चारों ओर घूमती है और उन्हें जोरदार से पंच मारती है। एक और जहां उसका हाथ चल रहा था तो दूसरी ओर उसका पैर भी चल रहा था। जितनी फुर्ती उसके हाथों में थी, उससे कहीं ज़्यादा उसके पैरों में थी। यहाँ तक कि वह तो हवा में उछलकर भी उन्हें बहुत ही ज़ोर से किक कर रही थी। सामने का नज़ारा देखकर तो श्रेयांश का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वहीं अब तक उसका सेक्रेटरी यश भी वहां पहुंच चुका था। वह भी अपने सामने का नज़ारा देखकर अपना मुंह खोले खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और क्या करे। उसे लगा था कि यह नन्ही सी लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा मासूम और छुई मुई सी होगी, पर अब सामने का नज़ारा देखकर
एक पल के लिए तो उसे भी उस लड़की से डर लगने लगा था। उसका ऑरा बिल्कुल उसके दोस्त की तरह था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। देखने में जितनी प्यारी मासूम लगती थी वह उतनी ही ज़्यादा खतरनाक थी। कोई भी उसे देखकर गलती कर बैठता तो फिर उस बेचारे की क्या गलती, वह तो अपनी आंखें फाड़े देख रहा था। वहीं अमायरा उन लोगों को इतनी तेज़ी से मार रही थी कि उन्हें एक बार भी बचने का मौका नहीं मिलता। वह कुछ सोच समझ पाते कि इससे पहले ही वह टूटी फूटी हुई हालत में ज़मीन पर पड़े हुए कराह रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आज उनका सामना किसके साथ होने वाला है। वह लोग तो छुई मुई और प्यारी सी लड़की को देखकर आज लालच में आ गए थे और उन्हें लगा था कि आज उनकी रातें रंगीन होने वाली है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी रातें रंगीन नहीं होने वाली हैं, बल्कि आज उन्हें मौत की देवी के दर्शन होने वाले हैं। वहीं अमायरा ने जब उन लोगों को मार लिया तो वह उनके लीडर के पास गई जो कब से बकबक किए जा रहा था। वह उसके पास जाकर उसके मुंह पर अपने जूतों के हील को दबाते हुए बोलती है कि घटिया इंसान, तुझे क्या लगा था कि तू मुझे इतनी आसानी से परेशान कर सकता है? लेकिन तुझे नहीं पता था कि तेरे सामने कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं खड़ा है। मैं एक डेविल हूँ। अगर मेरी तरफ आंख उठाने की भी कोशिश किसी ने की तो मुझे एक पल नहीं लगेगा उसकी आंखों के साथ गोटियाँ खेलने में। उसकी आवाज़ बहुत ही धीरे थी जिसे वही लोग सुन सकते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उनकी रूह तक कांप गई। उन्होंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी मासूम लड़की की एक ऐसी साइड भी होगी, वरना आज वह मोहिनी जी से बिल्कुल भी पैसे ना लेते। अब वह खुद को ही कोस रहे थे कि वह क्यों मोहिनी जी के बातों में आए और क्यों उन्होंने यह काम अपने जिम्मे लिया। अब तो उन्हें सामने खड़ी इस लड़की से डर लग रहा था। वहीं उसे इस तरह डरता हुआ देखकर अमायरा कहती है कि तुझे रातें रंगीन करने का बहुत शौक़ है ना। तूने कितने के साथ रातें रंगीन की, चल आज तेरी रातें मैं रंगीन कर देती हूँ और तेरे सारे शौक़ को एक ही पल में दूर कर देती हूँ। इतना कहकर उसने अपने फ़ोन निकालकर कुछ टाइप किया और फिर उसे एक ज़ोरदार लात मारकर वह वहाँ से आगे बढ़ गई। इस वक्त ना तो उसके चेहरे पर थकान लग रही थी, ना तो उसकी खूबसूरती में कोई कमी आई थी। उसका चेहरा बिल्कुल ही खूबसूरत लग रहा था। उसका शरीर अब भी फुर्तीला लग रहा था। श्रेयांश को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी लड़ाई के बाद भी वह कैसे इतनी नॉर्मल है। क्या उसे थकना नहीं चाहिए था? क्या वाकई में वह इंसानों की कैटेगरी में आती है? नॉर्मल सी बात थी। इतने लोगों से लड़ने के बाद लोगों की सांसें फूलती है और वह थकान की वजह से थोड़ा रेस्ट तो लेता ही है, लेकिन यहाँ अमायरा को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उसके अंदर थोड़ा भी चेंज हुआ हो। वह तो अभी भी पूरी तरह से एनर्जेटिक लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मानो उसने अभी अभी कुछ अच्छा एंजॉय किया था। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वह जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ती है तभी अचानक से यश श्रेयांश से बोलता है, अरे यार, यह लड़की देखने में कितनी ज़्यादा मासूम है, पर अब जाकर मुझे इसका असली चेहरा दिखा। यह कितनी ज़्यादा खतरनाक है। बाप रे बाप, मैं तो कभी इसके सामने भी ना पड़ूं। उसकी बात को सुनकर श्रेयांश उसकी ओर घूर कर देखता है। जैसे लगता है कि मानो अगर अब उसने एक लफ्ज़ और उसके लिए बोला तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। वहीं उसकी नज़रों को देखकर यश चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि शायद उसकी बातें उसके बॉस को अच्छी नहीं लगी। तभी श्रेयांश बोलता है कि इन लोगों को पकड़ लो और इनसे पूछताछ करो कि यह किसके आदमी हैं और क्यों यह इस लड़की को मारना चाहते थे।
आखिर में मुझे भी तो पता चले कि इस लड़की के कितने दुश्मन हैं। तो वहीं यश उसकी ओर आश्चर्य से देखता है। भला उसके दुश्मनों से उसके बास को क्या काम, वह उसके दुश्मन है, वह निपट लेगी। यह क्यों उसमें अपनी टांग अड़ा रहे हैं। पर यह कहने की उसकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। वह अपना फ़ोन निकालकर अपने गार्ड को एक मैसेज करता है और फिर वह लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ते तभी वहाँ पर एक बड़ी वैन आकर रुकती है और उसमें से काफ़ी लंबे चौड़े वेल ट्रेड गार्ड निकलते हैं जो एक ही यूनिफॉर्म में थे। उनके ब्लैक यूनिफॉर्म और उनके लोगों को देखकर एक पल के लिए श्रेयांश आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें देखकर साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यह किसी पावरफुल लोगों के गार्ड होंगे, क्योंकि वह लोग इंडियन नहीं थे और ऐसे गार्डों को रखना यानी बहुत ही खर्चे वाला काम था। वह विदेशी गार्ड थे। उनकी फिट 6.5 फुट से भी, उनकी लंबाई 6.5 फीट से भी ज़्यादा थी। वह काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े थे। उन्हें देखकर तो आम इंसान बिल्कुल डर से काँप जाए। वह इतने ज़्यादा खूंखार लग रहे थे कि शायद ही उनके सामने किसी के खड़े होने की हिम्मत पड़े। वह लोग सीधे उन लोगों के पास पहुंचते हैं और उन्हें बिल्कुल कचड़े की तरह अपने एक एक हाथ से उठाकर उस वैन में फेंक देते हैं और थोड़ी ही देर बाद वह वैन श्रेयांश के आंखों के सामने से चली जाती है। यह देखकर उन लोगों को और भी ज़्यादा आश्चर्य होता है। आखिर में यह लोग कौन थे और यह सिर्फ इन कचड़ों को लेने के लिए आए थे। तो क्या इसका मतलब यह लोग उस लड़की के आदमी थे और उस लड़की ने जाते वक्त जो फ़ोन निकाल कर कुछ किया था तो उसने इन्हें ही मैसेज किया होगा। यह समझने में श्रेयांश को बिल्कुल भी देर नहीं लगी। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि उसके सामने जो कुछ भी दिख रहा है वह इतना ज़्यादा सीधा और साफ नहीं है। इसके पीछे ज़रूर ही बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अब उसे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। अब तो वह इस लड़की के बारे में सब कुछ जानकर रहेगा। उसे अब अमायरा में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। इतनी ज़्यादा पावरफुल और इतनी ज़्यादा कूल दिखने वाली लड़की, जिसके अंदर पैसों का रत्ती भर घमंड ना हो, जो नॉर्मल लोगों की तरह जीवन जी रही है। लेकिन हकीकत कुछ और थी, क्योंकि उसके ब्लैक कार्ड को देखकर ही उसे अंदाज़ा लग गया था कि उसके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन अब इन गार्डों को देखकर उसका अंदाज़ा और भी ज़्यादा पक्का हो गया था। जो इंसान अपने लिए ऐसे गार्ड रख सकता है तो फिर उसकी ताकत क्या होगी। अब तो उसे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। उसने तुरंत ही यश की तरफ देखा। वह अभी कुछ बोल पाता, लेकिन जैसे ही उसने यश को देखा, यश अपना मुंह फाड़े उसी ओर देख रहा था जिस ओर से वह वैन गई। तो श्रेयांश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने उसके पेट पर एक जोरदार पंच मारा और बोला, बेवकूफ़ इंसान, वह लोग जा चुके हैं, तू उधर क्या देख रहा है। वहीं जैसे ही यश के पेट पे श्रेयांश का पंच पड़ा, वह अपना पेट पकड़कर जोर से चीख उठा, क्योंकि उसने बहुत ही तेज़ी से मारा था। वह गुस्से से बोलता है, यार मेरी जान ले लेगा क्या, तू मुझे इस तरह क्यों मार रहा है। तो श्रेयांश की गुस्से भरी आवाज़ आई कि तू इस तरह अपनी आंखें फाड़े उधर क्या देख रहा था, वह लोग कब के जा चुके हैं। उसकी बातों को सुनकर उसे याद आता है कि हाँ, वह क्या देख रहा था। तभी वह आश्चर्य से बोलता है कि यार मैं तो बस यह देख रहा था कि यह लोग इंडियन नहीं थे, यह लोग विदेशी थे और यह लोग उस गुंडों को लेने को आए हुए थे। तो इसका साफ मतलब है कि वह लोग उस लड़की के भेजे हुए गार्ड हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो बस उसी के गार्ड आ सकते हैं।
जो कि यहीं कहीं आसपास ही उसे छुपकर प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। उसकी बातों को सुनकर अब श्रेयांश को भी उसकी बातें बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि सच में वह लोग इतनी जल्दी आ गए थे। नॉर्मल तौर पर अगर वह किसी को मैसेज करके बुलाती तो उन्हें आने में कम से कम 15 मिनट तो ज़रूर लगता, चाहे वह जितने भी पास हो। लेकिन ये तो बस पलक झपकते आ गए थे। तो इसका क्या मतलब था? वह यश की ओर देखते हुए कहता है कि तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। मुझे भी लगता है कि वह लड़की बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और यह गार्ड जो कि अचानक ही यहाँ हाजिर हो गए, यह उसे छुपकर प्रोटेक्ट कर रहे थे बिना किसी की नज़रों में आए हुए। इसका मतलब यह कोई आम लड़की नहीं है। यह तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। फिर वह यश की ओर देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम इस इंटरेस्टिंग चीज़ को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर दो और उसकी लड़की के बारे में तुरंत ही सारी जानकारी निकाल कर मुझे दो। मुझे जानना है कि आखिर में वह लड़की कौन है और कहाँ से आई है और उसकी असली आइडेंटिटी क्या है। उसकी बात को सुनकर यश उसकी ओर देखता है और बोलता है, यस बॉस, मैं तुम्हारा यह काम कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी उसके बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता हो रही है। मैं भी तो देखूं कि आखिर में वह लड़की है कौन, जिसने एक ही पल में हमारे श्रेयांश बाबू का दिल जीत लिया है। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश उसकी ओर घूर कर देखता है तो वह अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, चल चल मेरी तरफ ऐसे घूर कर मत देख, क्योंकि मुझे पता है कि तू जब से आया है तेरी नज़रें पूरी तरह से उस लड़की पर बनी हुई है। इसलिए मैं जानता हूँ कि तू क्या सोच रहा है। अब मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वहीं उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश अब उससे बिल्कुल भी झूठ बोलने वाला नहीं था। वह उसे देखकर कहता है कि हाँ, तू ठीक सोच रहा है, इसलिए अब सोचना बंद कर और जाकर उस लड़की के बारे में पूरी बात पता लगा। और हाँ, ध्यान रहे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ जानना है। तो वह बोलता है कि ओके बॉस, मैं सब कुछ पता लगाऊंगा। फिलहाल चलो आगे चलते हैं। तभी श्रेयांश को याद आता है, अरे हाँ, उन्हें तो अभी उस लड़की के पीछे जाना है, वरना वह कहाँ चली जाएगी उन्हें पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर वह दोनों लोग जल्दी से आगे जाते हैं। लेकिन यह क्या, वह लड़की तो वहाँ से गायब हो चुकी थी। वह गुस्से से यश की ओर देखता है और बोलता है, बेवकूफ़ इंसान, देख तेरे चक्कर में वह गायब हो गई। तो यश अपना मुंह बनाते हुए बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया। तो वह गुस्से से उसकी ओर देखता है और फिर अपनी नज़रें चारों ओर घुमाने लगता है, लेकिन वह लड़की उसे कहीं नहीं दिखती। तो वह अफसोस करते हुए बोलता है कि शायद वह चूक गया। जब वह देखता है कि वह लड़की अब वहाँ से जा चुकी है तो उसे बहुत अफसोस होता है। फिर वह यश की ओर देखते हुए बोलता है कि तुम ऐसा करो कि अपने कुछ सीक्रेट गार्ड उसके पीछे लगा दो। मुझे उसके हर पल की खबर चाहिए, और ध्यान रहे वह गार्ड उसकी नज़रों में नहीं आना चाहिए, वरना शायद तुम्हें अंदाज़ा ना हो वह गार्ड अपने ज़िंदगी के अंतिम दिनों को उस वक्त बिता रहे होंगे।
उसकी बातों को सुनकर यश समझ जाता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। तो वह बोलता है, ठीक है, मैं इंतज़ाम कर देता हूँ। फिलहाल अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अमायरा, जो कुछ आगे जाकर जल्दी से छिप गई थी क्योंकि उसे अंदाज़ा लग गया था कि कोई उसके पीछे आ रहा है, वह दीवार के किनारे से निकलती है और सामने आकर वह उन्हें जाते हुए देखती है। उसका अंदाज़ा गलत नहीं था। यह लोग उसका पीछा कर रहे थे। यह लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं और उसके पीछे क्यों लगे थे? आज से पहले उसने कभी श्रेयांश को नहीं देखा था और ना ही पिछली जन्म की यादों में वह लड़का उसे दिखा था। उसने उसे उस वक्त भी नोटिस किया था जब वहाँ वह रूम में मौजूद था, लेकिन फिर भी उसे देखकर उसने पूरा इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब वह लड़का उसके पीछे पीछे आ रहा है। अगर उसका कुछ गलत इंटेंशन हुआ तो वह उसे छोड़ने वाली नहीं है। इस वजह से उसे श्रेयांश के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह तुरंत ही अपना फ़ोन निकालकर कुछ मैसेज टाइप करती है और फिर वह वहाँ से निकल जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमायरा की नज़रों में श्रेयांश एक दुश्मन बन जाएगा? क्या वह कभी अमायरा की सच्चाई को जान पाएगा? क्या उसके सीक्रेट गार्ड अमायरा के बारे में श्रेयांश को बता पाएंगे, या फिर इससे पहले ही अमायरा को पता चल जाएगा कि उसके पीछे जासूस लगे हुए हैं? और अगर उसे पता चला तो वह उन लोगों के साथ क्या करेगी? यह जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टोरी में बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।